अक्षित गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, G7 के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं और बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री के लिए, तीसरी बार वो लगातार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही अब वो इटली रवाना हो रहे हैं G7 के लिए। कैसे आप इसको देखते हैं? अमूल जी, जिस तरह सरकार एक निरंतरता का काम, कोई और प्रधानमंत्री होता तब भी, क्योंकि भारत का जो महत्व बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2015 के बाद ही भारत की भूमिका थोड़ा जैसे 2013 में शुरुआत के बाद 14 में प्रधानमंत्री आ गए नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद आपने देखा G20 में, G7 में इस तरह से पहले कोई नहीं जाता था। जी, निश्चित रूप से ये 13 के बाद शुरू हुआ। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि के लिए अपने दर्शकों के लिए बता सकता हूँ। देखिए, हम लोग कभी किसी एक गुट के साथ नहीं रहे। आप देखेंगे ना, रूस और चीन नहीं है, ये उन देशों का है जो एक तरह से पश्चिमी देश आप कहें या जो उदारवादी कहें, गैर कम्युनिस्ट कहें, उस तरह से। इसके पहले कॉमनवेल्थ एक यूनियन, एक अपना, उसका भी अभी हम सदस्य हैं, एक गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन है। तो भारत पहले गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन में और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तरह होते। हम बाद में इन देशों को, जब भारत की महत्ता धीरे धीरे, हमारी तरक्की हुई है आर्थिक, और ये पहले आर्थिक कारणों से ही, जैसे अभी भी असमानता की बात कही गई, असली मुद्दा है आर्थिक के साथ ही अब आर्थिक कूटनीति बढ़ती जा रही है। तो वो जमाना नहीं रहा जब केवल भाषण दे दिए जाए। मैंने कहा ना, मैं तो जब से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन या भारत में जब हुए वो भी मैंने देखे हैं, इसलिए बैकग्राउंड के लिए अपने दर्शकों को बताना आवश्यक था। ये दुनिया के संपन्नतम शक्तिशाली देश जो गैर कम्युनिस्ट, मैंने चीन और रूस से जिनका धंधा, उनके साथ बिजनेस करते हैं, आर्थिक संबंध, लेकिन एक समूह है जो बैठ करके अपनी कुछ इसी रणनीति, और खास करके जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर यूनाइटेड नेशन ने भी अभी यूक्रेन प्रस्ताव पास कर दिया या इसराइल पे कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी एक प्रस्ताव पास कर सकता है। ये देश है जो हथियार देते भी है, हथियार बेचते भी है, हथियार के धंधा भी करते हैं। ऐसी स्थिति में इसका भारत का महत्व है। प्रधानमंत्री आपने G20 में देखा, भारत में ही सब लोग आए थे। इसमें राजनीतिक नहीं है, जो भी राजनीतिक दल हो उनको भी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा संगठन है जिसके साथ भारत का खड़ा होना, जैसे पहले हमें तो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना जाता था, उसमें भी हमको मान लिया गया, तो मनमोहन सिंह जी को भी उसका क्रेडिट देंगे आप। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग उस तरह से, भारत जो शक्तिशाली हुआ है, तो भारत की भूमिका को वो देखते हैं। मैंने जैसे जबकि आपकी जो स्विट्जरलैंड में इसके बाद जो बैठक हो रही है उसमें भारत नहीं है, क्योंकि भारत उस तरह से बिल्कुल मध्यस्थ की भूमिका नहीं कि साहब हम समझौता करा देंगे, लेकिन हाँ, समझाने बुझाने के लिए और आर्थिक संबंधों के लिए, चाहे ऑयल का क्राइसिस हो, पावर का क्राइसिस हो, उससे ही तो जुड़ा है। जब युद्ध की स्थितियों से सारा तेल पूरा उसकी तरह से था, दुनिया में संकट आ रहा है, आर्थिक स्थितियां सब जगह खराब हो रही है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में। इस दृष्टि से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे अलग अलग चैलेंजेस हैं जिन पर बात होनी है, और एजेंडा में क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2019 से सिलसिला शुरू हुआ, जो अब 2024 में इटली में होने वाले G7 समिट तक पहुंचा है। अक्षित भी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अक्षित, पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी के इन्विटेशन पर इटली के लिए रवाना किस वक्त होंगे और क्या कुछ खास बातें रहेंगी इस समिट में? जी बिल्कुल, देखिए ये G7 समिट जो है बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। बताया जा रहा है कि शाम को पीएम मोदी रवाना हो सकते हैं इटली के लिए, क्योंकि स्पेशल इन्विटेशन जो है जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भारत को आया है। और कहीं अगर हम इसके मायने समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का रोल बढ़ रहा है ग्लोबल स्टेज पर, उसको देखते हुए किस तरह इंडिया पार्टिसिपेट करता है और अपनी वॉइस को रखता है, वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने भी बात की, कई इश्यूज को जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो, जिस तरीके से वेस्ट में वॉर चल रहे हैं, उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो या फिर माइग्रेशन का इशू हो, और या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, इन सब इश्यूज को जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, भारत जो है तो कहीं ना कहीं किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है,
और खास तौर पर इंडो पैसिफिक पर जिस तरीके से और कंट्रीज का फोकस और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और चाइना की इन्फ्लुएंस उसमें कैसे कम करनी है, तो उसमें भारत का रोल जो है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसलिए भी ये इन्विटेशन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जापान का फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है और साथ ठीक है अक्षित, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं हिमांशु जी का रुख करता हूं। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको G7 का जो प्रभाव है वैश्विक, वो कितना है? क्योंकि आलोचना ही G7 की बहुत सारे लोग ऐसे इसलिए करते हैं कि साहब ये प्रभावी संगठन है ही नहीं विश्व स्तर का। आलोचना करते हैं, मगर फिर भी भारत के बढ़ते सामर्थ्य को देख के G7 में भारत को आमंत्रित किया जाता है। अभी देखिए, एक तरफ भारत G7 में आमंत्रित होता है, दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का सभ्य है, भारत G20 का सभ्य है। एक जमाना था जब हम खाली नॉन अलाइंड कंट्रीज के ग्रुप में रहते थे। आज विश्व का शायद ही ऐसा कोई फोरम है जहां पर भारत को नहीं बुलाया जाता। ये बढ़ते हुए भारत का एक सामर्थ्य है। अभी G7 का महत्व कितना, वो G7 में क्या डिस्कस होता है और G7 के साइडलाइंस में जो आने वाले वैश्विक नेताएं हैं उनके साथ में क्या डिस्कस होता है, उसके ऊपर मायने रखता है। आलोक सर ने जैसे बताया ना कि ये पिछले 10 साल से शुरू हुआ सिलसिला है कि भारत के बढ़ते हुए आर्थिक सामर्थ्य को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, स्वीकारा है। भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें सभी आना चाहते हैं, एक सप्लाई चेन का हिस्सा भारत को बनाना चाहते हैं। मगर वो कैसे बनेगा? अभी जैसे एक तरफ यूएस और पूरा यूरोप कहता रहा भारत को कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, ये पूरे G7 कंट्रीज थे, काफी G7 कंट्रीज थे। मगर भारत ने भारत की स्थिति को देखते हुए, अपने राष्ट्रवाद को देखते हुए, राष्ट्रीय हित को देखते हुए रूस से तेल खरीदना चालू किया और नतीजा क्या निकला? भारत ने लाखों अरबों डॉलर उसमें से कमाए। ठीक है, हमने अरविंद जी का कमेंट ले लें। किया और यूरोप को ही बेचा, यही वेस्टर्न यूरोप को बेचा। अरविंद जी, क्या सिर्फ भारत का ये जो 140 करोड़ लोगों का जो मार्केट है वो नजर आ रहा है G7 देशों को या यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को, या कोई और भी वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, आइडियलिज्म से हटके डिप्लोमेसी व्यवहारिक स्तर पे आई है और काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। ये दुनिया के लिए भी बदली हैं, हमारे लिए भी बदली हैं। निर्गुट आंदोलन का ख़त्म होना, नॉर्थ साउथ डायलॉग ख़त्म होना, उस तरह की चीज़ों का ख़त्म होना, और ये जो व्यवहारिक गोलबंदियाँ हैं वो धीरे धीरे आप देखिए G7 ही नहीं है, ब्रिक्स बन गया, फिर हमारे आसियान देशों का एक नेटवर्क बनना है बहुत मजबूत। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भारत का ईस्टवार्ड ट्रेड आज की तारीख में वेस्ट से काफ़ी ऊपर हो चुका है। तो ये कहने को हम आसियान देशों का महत्व ऐसे नहीं मानते, लेकिन आसियान देश हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। और ये यूरोप की जो गिनती होती है वो एक आदतन होती है, अब पश्चिम की वो स्थिति नहीं है जो हमारे। लेकिन पश्चिम अगर हमको बुला रहा है और हम उसकी तरफ जाने में अपने को मानते हैं धन्यभाग और उस पर सीना फुलाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि ये व्यवहारिक चीज़ें आप तो बात बोल रहे हैं। जैसे ग्रुप 7 ने कहीं दखल ढंग से किसी भी मामले, नाटो ने बहुत दखल दिया अपने दौर में, लेकिन ग्रुप 7 ने कभी किसी मामले में बड़ा दखल नहीं दिया। इसी यूक्रेन को क्या क्या वायदे किए गए और फाइनली यूक्रेन को कैसे छोड़ा गया या कैसे उससे बिजनेस किया सब। हाँ। तो ये एक नए तरह का दौर है और इस दौर में हम उनके पार्टनर ऐसे बहुत से बुनियादी सवाल जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं और उनमें बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि इन टॉपिक्स पर बात होगी, कोई सोल्यूशन निकला जाएगा। जी, मैं आप ही का रुख करूंगी इस पूरे मसले पर, चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध करीब 2.5 साल, इजरायल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसे 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। जब दुनिया उन तस्वीरों को देखती है, बेकसूर मारे जाते हैं, तो इस तरह के समिट से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि शायद कुछ मजबूत शक्तिशाली देश मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लें, लेकिन सोल्यूशन निकला नहीं अब तक। देखिए, ऐसा है कि ये G7 जो है ये कहीं ना कहीं देश में एक शांति का भी प्रतीक होता है। मजबूत कंट्री जब एक साथ बैठते हैं तो ये भी डिस्कस करते हैं आपस में कि देखते हमारे देश में कैसे विश्व में सामंजस्य स्थिति बना रहे
और हर कंट्री दूसरे का सम्मान करे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे बिना बिजनेस के जो G7 में यदि भारत का बेनिफिट होता है तो साथ साथ उस कंट्री का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपने देखा होगा अंग्रेजों काल से, मुगलों समय से, कि भारत में सबसे बड़ा बाजार है। यदि कोई सामान हम यदि बनाते हैं, उसकी उपज करते हैं, तो उसकी खपत जो है वो भारत से बढ़िया कोई नहीं होता, क्योंकि एक तो जनसंख्या भी यहाँ पे है और कोई भी सामान कहीं पे नहीं बिकता। आपने देखो ऐसी गाड़ियां जो देश में कहीं किसी आदमी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस कार को या जिस CNG को, वो भारत में आकर खूब ज्यादा सड़कों पे चला और बिका भी। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, रिजेक्ट किया लेकिन भारत में वो चीज चल गई। तो भारत की जो मार्केट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की जो पॉलिसी है वो, देखिए इस पे सवाल तो उठता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के जमाने में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिसका और बाद में फिर उसी को कबाड़ी के रूप में फेंकना। आपने देखा हो जिस तरह से मोबाइल 5,000 4,000 में मिल रहा था, लोग ऐसे, उससे कितना ज्यादा कबाड़ी जमा हो गया, कितने सारे मोबाइल जमा हो गए, क्योंकि उसकी लाइफ जो है 6 महीने 1 साल रही। उसके बाद अचानक फिर देखिए आज 25,000 से नीचे वाला सस्ता मोबाइल मिलता ही नहीं है, और साथ में जो उसकी सारी फैसिलिटीज जो है मोबाइल में, हेडफोन से लेकर चार्जर भी है, अब अलग से बाई करना पड़ता है। तो ये देखिए, पहले आदमी को यूज कर सस्ता माल देके उसको आदत बिगाड़ो, फिर जाके फिर उसके बाद उसकी कीमत बढ़ा दो। आपने चाहे आप जियो का देख लो, फ्री से कितनी सस्ती हो गई थी, 150 रुपए में आप महीने भर अनलिमिटेड कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन बाद में देखिए ये चीज फिर कंपनियों ने बढ़ा दिया। तो भारत से बढ़िया कोई मार्केट नहीं है। लेकिन G7 में यदि भारत वहां पे शामिल हुआ, चलिए के शर्मा जी, अगले टॉपिक पर आते हैं। बहुत बहुत इस पर आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मामला है जिस पर आपसे बात